हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा वीडियो है। पिछले सेट में हमने आपको 35 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 36 से चालू करेंगे। तो सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, किसी में भी। प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय किन प्रश्नों को पूछने से निवृत्त कर सकेगा? अशिष्ट, कलंकात्मक, अशिष्ट एवं कलात्मक या सूचक प्रश्न? तो अशिष्ट एवं कलंकात्मक दोनों में। धारा 152 के अंतर्गत कैसे प्रश्न किया जाना निषेधित है? अपमानित करने वाले, क्षुब्ध करने वाले, अपमानित या क्षुब्ध करने वाले, या इनमें से कोई नहीं? तो अपमानित या क्षुब्ध करने वाले। न्यायाधीश किस धारा के अंतर्गत साक्षी से प्रश्न कर सकेगा? 162, 163, 164 या 165? धारा 165 में न्यायाधीश साक्षी से प्रश्न कर सकेगा। धारा 166 के अंतर्गत प्रश्न करने की शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? जूरी को, असेंसरों को, जूरी और असेंसरों को, या इनमें से कोई नहीं? तो धारा 166 के अंतर्गत जूरी और असेंसरों को प्रश्न करने की शक्ति प्रदान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 167 धाराएं हैं। अब देखिए, निम्न में कौन सी विधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण की जांच की गई थी, उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा था, उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया और अपराध किया गया था। तो उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया और अपराध किया गया था। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित कौन शामिल है? विवेक के साधारण नियम, साक्ष्य के विधेयक नियम, तर्क के नियम, उपयुक्त सभी। साक्ष्य के विधिक नियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 167 धारा हैं और 11 अध्याय हैं। अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने से नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाही लागू नहीं होता। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार की सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाले न्यायिक कार्यों पर लागू होता है। तो देखिए, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, ये बात गलत है और बाकी तीनों सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो 3 में परिभाषा थी न्यायाधीश की, मजिस्ट्रेट की, जिला न्यायाधीश की, मध्यस्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? तो कौन सा नहीं परिभाषित है? संस्वीकृति की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित कौन विवादक तत्व हो सकते हैं? का ने खा की हत्या की। का एक ईमानदार व्यक्ति है। का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो का ने खा की हत्या की और का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, तभी का पर खा की हत्या का आरोप है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस तिथि में शामिल किया गया? तो ये कब शामिल किया गया? 17 अक्टूबर 2000 को। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में किसे अवधारित किया गया? सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है। ये किस केस में किया गया? टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये केस भी मैंने आपको बताया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता। किसकी उल्लेख नहीं करता? देखिए, मौखिक साक्ष्य की करता है, दस्तावेजी साक्ष्य की करता है, द्वितीयक साक्ष्य करता है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य का नहीं करता। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है: केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, केवल सूचनादाता साक्ष्य के खंडन हेतु, उपरोक्त ए और बी दोनों के लिए। तो उपरोक्त ए और बी दोनों के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत उपधारणा कर सकेगा? अब देखिए, मे प्रज्यूम, सेल्फ प्रज्यूम और मे प्रज्यूम, सेल्फ प्रज्यूम और नॉट सेल्फ प्रज्यूम उपधारणा करेगा और निश्चय स्वरूप पदों की व्याख्या की गई। किसमें की गई? धारा 4 में। साक्ष्य विधि में जिन उपधारणाओं की बात कही गई वे हैं तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। अनेक प्रकार के तथ्य जो एक ही मामले में किसी विशेष प्रकार से संबंधित है, सुसंगत है। तो ये धारा 6 का है, रेस जेस्टे का। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस जेस्टे से संबंधित है? तो धारा 6 है।
जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समयवार के भाग हैं, चाहे वे उसी समय और इस स्थान पर इन समस्याओं के स्थान घटित हुआ है। असंगत हैं, सुसंगत हैं, आंशिक रूप से सुसंगत हैं, उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये सुसंगत है। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? एक ही समयवार का भाग, संबंधित तथ्यों की संगतता, दस्तावेजी साथ, सूचक प्रश्न, सह अपराधी। तो ये एक ही समयवार का भाग होने का बताया मैंने। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र स्टेट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं करती? तो 7 से क्या था? 7 से था इंटेंशन, अवसर को, कारण को और प्रभाव को। किसको नहीं करती? प्रयोजन को नहीं करती। प्रश्न ये है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कैद की? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत है? तो धारा 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों से सुसंगत का नियम प्रतिपादित करती है? तो 8 हमारा देखिए क्या था? हेतु तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? इंटेंशन शामिल नहीं। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्वेषण के दौरान शिनाख्त परेड कार्रवाई साक्ष्य में ग्राह्य है? तो धारा 9 इंट्रोड्यूस मतलब शिनाख्त। पहचान कार्रवाई है इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 9 एक संपोषक साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? स्मृति ताज़ा करना, पहचान की कार्रवाई, स्वीकृति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्मृति ताज़ा करना 159 में है, ये 27 में है, और पहचान की कार्रवाई धारा 9 में। शिनाख्त परेड ली जा सकती है किसी भी व्यक्ति द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थित होने का विभाग प्ली ऑफ एलवी निर्धारित करती है? कौन सी करती है? धारा 11। कोई तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता है, उन परिस्थितियों को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया? तो धारा 11 के अंतर्गत। सबूत का परिणाम है, सबूत किसका परिणाम है? साक्ष्य का। अन्यत्र उपस्थित होने का विभाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान साक्ष्य का मात्र नियम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो इसलिए आप वीडियो देखिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी से आपके जुडिशरी और एपीओ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।